नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त को चांद पर पहुंच चुका है। चांद के वो साउथ पोल में पहुंचा है जो कि एक हिस्ट्री है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना सूरज, चांद और पृथ्वी ये तीनों के बारे में थोड़ा-सा विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि ये सूरज, चांद और पृथ्वी इसलिए भी एक साथ हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पुराने ज़माने से पूर्वजों ने धार्मिक लोगों ने ऐसा मान रखा है कि जो सूरज है वो हमारे पिता समान है। सूरज को हम पिता की तरह देखते हैं क्योंकि उससे हमको एनर्जी मिलता है, उसी के बदौलत हम लोग ज़िंदा हैं इस धरती पर। और धरती को हम माँ समान समझते हैं क्योंकि माँ से हमको सब कुछ खाने-पीने के लिए, जीने के लिए सब कुछ मिलता है, तो धरती को हम माँ मान लिए हैं। और चाँद को हमारे पूर्वजों ने इस पृथ्वी की भाई माना है। जैसा कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है 30 अगस्त को, तो पृथ्वी और चाँद के बीच में ऐसा चांदा मामा, जैसा कि हम लोग चांदा मामा गुड़, दूर के पुआ पकाए हुए गुड़ की, इस तरह से बचपन में हम लोग सुनते थे लोरी और हम लोग सोते थे सब लोरी सुन के। तो वो तो पुरानी ज़माने की बात है और धार्मिक बातें हैं, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी मान रखा है। इसके पीछे हम बोल सकते हैं कि ये अंधविश्वास भी है, क्यों सूरज को पिता मानना है, क्यों धरती को माता मानना है और क्यों चाँद को मामा मानना है। लेकिन दोस्तों चलो, हमारे पूर्वजों ने जो भी हो, रिश्ते नाते में माया मोह में कुछ ज़्यादा रहते होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ मान लिया। तो ये सूरज, चाँद और पृथ्वी की हकीकत क्या है, वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक जिस चीज़ को फाइंड आउट किए हैं, जिस चीज़ का पता लगाए हैं, वो चीज़ क्या है, तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा बातचीत करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों सूरज, पृथ्वी और चाँद, ये तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ जैसे कि सबसे पहले ये कब बने, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कब कोई चीज़ पैदा होता है, हम कब पैदा होते हैं, इस चीज़ में हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले सूरज कब पैदा हुआ, तो सूरज पैदा हुए हैं कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स बैक। एक्चुअली दोस्तों ये बिलियन, मिलियन, ये सब जो टाइम होता है ना, इसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल काम है भाई। हम 10 दिन पहले की बातें याद नहीं कर पाते हैं, हम अपने बचपन की भी बातें कहाँ याद कर पाते हैं। हम आज से 30-40 साल पहले की बातें क्या याद कर पाते हैं? नहीं याद कर पाते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक लोगों ने कार्बन डेटिंग करके, कुछ वैज्ञानिक तरीके अपना के, कुछ टेक्नोलॉजी लगा के उन्होंने पता लगा लिया कि सूरज कब बना होगा, ठीक है। उसी तरह से ब्रह्मांड कब बना है, इसके बारे में भी इन्होंने पता लगा लिया है कि कुछ 13.7 बिलियन ईयर्स बैक, मतलब इससे कुछ और 3 गुना बैक जाएंगे तो उस समय हमारा ब्रह्मांड बना था, बिग बैंग से, बिग बैंग थ्योरी से बना था। उस मतलब एक छोटे से पॉइंट पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड था और वहाँ पे अचानक से एक्सप्लोजन हुआ और ये सब कुछ बनना शुरू हो गया। एनीवे, तो 4.6 बिलियन ईयर्स बैक सूरज बने हमारे। उसके बाद पृथ्वी बनी लगभग उसी राउंड में, थोड़ा सा ही फर्क है, 4.6 ये टाइम है और 4.54 ईयर्स बैक, तो ये थोड़े से बाद में पृथ्वी बन गई सूरज। और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूरज से ही पृथ्वी बनी है, ये वैज्ञानिकों ने इस चीज़ का पता लगाया है भाई। और उसके बाद पृथ्वी से ही मून बना है। तो ये सब चीज़ें मतलब जो आम जनता है, जो आम नागरिक हैं, जो जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट जो बोलते हैं ना, जैसे कि हमारा संविधान भी चाहता है कि जो आम आदमी हैं उनकी जो थिंकिंग हो, उनकी जो सोचने समझने की जो दृष्टिकोण हो, उनका जो एटीट्यूड हो माइंड का, वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण को पैदा करने के लिए मैं जनरली अपने सभी वीडियो बनाता हूँ। आप देखेंगे कि मैं वीडियो में साइंटिफिक टेम्परमेंट ही डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो में मेरा मकसद वही है। तो अर्थ जो बना है सूरज से ही बना है, सूरज के ही कुछ टुकड़े हुए और वो टुकड़े उससे अर्थ बन गया, कुछ मार्स बन गया, कुछ जुपिटर बन गया। इस तरह से अलग अलग जो सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट हैं, जो कि प्लूटो अभी आउट ऑफ सोलर सिस्टम चला गया है, तो 8 प्लैनेट हैं। तो सूरज से ही हमारी पृथ्वी बनी है और इसलिए सूरज को हम लोग पिता समान देखते हैं और इसका सूरज की बेटी हम लोग मानते हैं कि इससे ये बना है। और अर्थ का एक्चुअली मून को बेटा समझना चाहिए, भाई क्यों समझते हैं, शायद एक साथ लगभग बने हैं इसलिए शायद भाई बहन मान लिए होंगे, जो भी हो। तो अर्थ से मून बना है जो कि नियर अबाउट सेम 4.5 बिलियन ईयर्स बैक ये बना है और 4.51.03 का फर्क है बिलियन ईयर्स बैक का। तो अर्थ से मून बना है। तो आप दोस्तों थोड़ा इमेजिन कीजिए कि क्या वो समय रहा होगा
जब सूरज इतना हॉट और उससे कोई चीज़ टकरा रहा है या खुद उसमें एक्सप्लोजन हो रहा है, खुद विस्फोट हो रहा है और उससे पृथ्वी बन रही है और पृथ्वी में कोई चीज़ टकरा रहा है, जैसा कि हम इमेजिन करते हैं कि मार्स टाइप का कोई मंगल ग्रह जितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट आके पृथ्वी से टकराया था और वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि उसी से पृथ्वी का एक टुकड़ा क्या मतलब टुकड़े टुकड़े बिखर गए पूरा अर्थ के चारों तरफ, और वही टुकड़े अर्थ के चारों तरफ घूमने लगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और वो टुकड़े फिर धीरे धीरे कंबाइन होके मून बन गया। तो आप ये सब इमेजिन करने की चीजें हैं, क्योंकि इसको आप या तो फिर आप YouTube पे वीडियो देखिए, वहां पे डिजिटली आपको दिखाया जाए कि किस तरह से क्या हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ ग्राफिक्स डिजाइन है। एक्चुअल में कैसे हुआ उसको आपको दिमाग से सिर्फ इमेजिनेशन ही करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे आइंस्टीन महोदय कहते हैं कि इमेजिनेशन हैज मोर पावर देन नॉलेज। मतलब नॉलेज क्या है यार, ये जो कुछ भी है ना दोस्तों, ये सब इसको हम नॉलेज बोलेंगे। ये जो डाटा है, ये सन कब बना, पृथ्वी कब बनी, मून कब बना, ये सब डाटा है। ये सब कोई इमेजिनेशन नहीं है, इसमें कोई विजुअलाइजेशन, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसमें आप कुछ कल्पना नहीं कर रहे हैं। जब आप कल्पना करेंगे तब आपके दिमाग में और भी कुछ आइडियाज आ सकते हैं। उन्हीं आइडिया को कैच करने की बात कर रहे हैं आइंस्टीन साहब, कि जब आप इस तरह से इमेजिन करेंगे तब आपके दिमाग में और कुछ आइडिया आ सकता है। तो आइंस्टीन साहब का यही मकसद है कि आप सिर्फ डाटा मत कलेक्ट करो, ये सब कुछ डाटा है, ठीक है। ये सन का डायमीटर कितना है, अर्थ का कितना है, ये सब कुछ डाटा है। तो आइंस्टीन साहब का मकसद ये नहीं कि आप डाटा दिमाग में कलेक्ट कर लो, जैसा कि गूगल पे बहुत सारा डाटा है। और यहाँ देखिए आइंस्टीन साहब क्या कहते हैं, एजुकेशन का पर्पस बता रहे हैं कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। ये सब एक तरह के कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को केवल मेमोराइज मत कीजिए, बल्कि ये बोलते हैं बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक करने के लिए बोल रहे हैं, इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं, कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं। आप सोचते सोचते थोड़ा सा रोमांच में चले जाइए, अरे वाह ऐसा हुआ था क्या, ऐसा हुआ था क्या, ऐसा ऐसा आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो वही है साइंटिफिक टेम्परमेंट, जो कि हर एक बच्चे में पैदा होना चाहिए। वो 4th क्लास से 5th क्लास से, जैसा कि मैंने भी कोशिश किया कि मेरे बच्चे में इस तरह का साइंटिफिक टेम्परमेंट पैदा हो। वो कोई भी क्वेश्चन अगर करता था तो मैं कोशिश करता था जितना रियल से रियल आंसर दे सकूं, या जितना साइंटिफिक बेस्ड आंसर दे सकूं। जैसा कि मुझे बचपन में पूछ लिया था कि व्हाट इज गॉड, वो 2री 3री कक्षा में पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि व्हाट इज गॉड, मुझे थोड़ा सा बताओ ये गॉड होता क्या। जैसे कि इसमें लिखा है कि गॉड इज ओनली वन और गॉड इज एवरीवेयर। ये कैसे यार पॉसिबल है कि कोई एक चीज ऐसा है कि एक ही है और सब जगह है। तो मैंने उसको ऐसे ही सिंपल वे में बोल दिया कि बेटा ऐसा है, देखो गॉड के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, रजनीश कृष्णमूर्ति और धर्म दर्शन अभियान की किताबें लगभग 10 साल 15 साल की एज में पढ़ना शुरू किया था और लगभग 25-30 साल तक इन सब किताबों को काफ़ी पढ़ा, ठीक है। तो ऐसा कुछ गॉड के बारे में किसी को कुछ भी एग्जैक्ट मालूम नहीं कि व्हाट इज़ गॉड, लेकिन जितना मैं समझा हूँ उस हिसाब से यही समझा हूँ कि ये यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को आप गॉड समझ लो, वाट एवर एग्जिस्ट उसको गॉड समझ लो, बाकी कुछ नहीं। बाकी तुम बड़ा हो जाओगे तो तुम खुद सोचना कि व्हाट इज गॉड। और रिसेंटली जब मैंने उसको एक दिन ऐसे इंटरव्यू कर रहा था उसके साथ, उसमें मैंने उसको पूछ लिया व्हाट इज गॉड, तो बोलने लगा अरे मुझे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। अब जबकि वो IIT में पढ़ रहा है और उसके बाद मैं उससे जब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब वो 20 से 21 साल का हो गया, तब वो बोल रहा मुझसे एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैंने इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। तो ये चीज, यही साइंटिफिक टेम्परमेंट है भाई। साइंटिफिक टेम्परमेंट का मतलब आप खुद सोच रहे हो, खुद समझ रहे हो, खुद अनुभव कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो। अब मेरा बेटा फ्रैंकली बोल दिया कि मैंने यार गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, सुप्रीम पावर के बारे में कुछ समझा ही नहीं, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं इसका कुछ भी जवाब दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझसे क्वेश्चन मत पूछो। तो उस पार्ट को मुझे एडिट करना पड़ा। एनीवे, उसके बाद इन सब का डायमीटर क्या है। डायमीटर मतलब एक इमेजिनेशन कीजिए कि वो कितने बड़े हैं। तो डायमीटर का मतलब जैसे कि ये अगर मैं ये कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये इसका अगर डायमीटर हम फाइंड आउट करेंगे तो डायमीटर का मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो कि मैक्सिमम उस बॉडी का थिकनेस एक तरह से बता रहा है, जो कि सभी स्फेरिकली बॉडी होते हैं। तो सन का डायमीटर है कुछ 13,92,000 किलोमीटर। उसी तरह से अर्थ का जो डायमीटर है 12,742 किलोमीटर और मून का जो डायमीटर है ओनली 3,475। अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए मोटा मोटी
तो यहाँ देखेंगे कि जो मून का डायमीटर से ये लगभग, तो ये करीब करीब 400 टाइम्स बड़ा है और इससे ये करीब करीब 400 टाइम्स बड़ा है। उसी तरह से दोस्तों डिस्टेंस देखेंगे कि पृथ्वी से सन कितना दूरी पर है और मून कितना दूरी पर है। चूंकि हम लोग पृथ्वी पर ही हैं इसलिए मैंने यहाँ इसको 0 लिख दिया हूँ। और अर्थ से जो मून है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे है और वहीं जो सन है काफी दूरी पे है, करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर है। और यहाँ भी आप जब रेशियो निकालेंगे तो ये लगभग 400 टाइम्स दूरी पर है इसके कंपेयर में। ये 400 टाइम्स इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर जो साइज है वो ये 400 टाइम्स बड़ा है और ये 400 टाइम्स मून जो है छोटा है। वहीं पे दूरी के मामले में ये लगभग इससे ये 400 टाइम्स ज्यादा दूर पे है। इससे होता क्या है कि सन और मून दोनों हमको इक्वल साइज के दिखते हैं, क्योंकि सन 400 टाइम्स दूरी पे है इसलिए वो हमको छोटा दिखता है, और वहीं पे जो मून है वो हमारे काफी नजदीक है, 400 टाइम्स नजदीक आ जाता है साइज, जबकि उससे 400 टाइम्स कम है मून का। तो ये इसलिए हमको ये सेम साइज का, जितना बड़ा सन है उतना ही बड़ा हमको मून दिखाई देता है, जबकि दोनों के साइज में काफी ह्यूज डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो भले ही जैसे कि अब इस चीज को आप नहीं अगर समझेंगे तो लगेगा कि दोनों यार बराबर ही दूरी पे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में काफी दूरी है, दोनों के साइज में काफी वेरिएशन है, काफी डिफरेंस है। तो दोस्तों ये डायमीटर हो गया, ये कब बने, डिस्टेंस कितना है हमारे अर्थ से। उसके बाद टेम्परेचर की तो मतलब कितना, कौन ज़्यादा हॉट है, कितना गर्म है और कितना ठंडा भी हो जाता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कि जो सन है उसका जो कोर में, मतलब सन तो बहुत बड़ा है, तो उसके सेंट्रल पॉइंट में जो उसके अंदर का सेंटर पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है करीब करीब 15 मिलियन सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर को हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और उसके बाहरी सतह पे जो टेम्परेचर होता है बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा है। फिर भी अर्थ से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। अर्थ का टेम्परेचर कुछ मैक्सिमम 57 डिग्री पे पहुंचता है। जो हॉट एरिया होते हैं, मरुस्थल एरिया होते हैं, बालू जहाँ राजस्थान उस तरह के एरिया में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है। और वहीं पे जो कोल्ड रीजन है, जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे जहाँ पे सूरज की गर्मी नहीं पहुंच पाती है, उस पार्ट में बर्फ़ ही जमा रहता है, तो उस पार्ट में टेम्परेचर जो है -89, लगभग 90 डिग्री माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है। उसी तरह से चांद का जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर जो डे टाइम में होता है 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है, और रात में जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है उस समय टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाता है। चांद का जो टेम्परेचर है उस पर ध्यान दो दोस्तों, कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि चांद पर जाके कभी रहेंगे, काफ़ी कॉस्टली होगा भाई। आप सोचिए कि हम अर्थ पे रहते हैं और हमको एयर कंडीशन लगाना पड़ जाता है, हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, हमको ठंडा भी बर्दाश्त नहीं होता है। ठंडे के सीजन में भी हम रूम हीटर यूज करने लगते हैं जो कोल्ड रीजन है। तो यहाँ पर टेम्परेचर देखिए कि दिन में 127 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होने लगता है। वाटर बॉयल अगर हमारे शरीर पे गिर जाए तो वो कोले निकल जाते हैं, पूरा जल जाता है। तो 127 डिग्री पे क्या होगा, हम कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे भाई, जिंदा नहीं रह पाएंगे। वही टेम्परेचर हम माइनस में भी हम 14 डिग्री 13 डिग्री टेम्परेचर, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होने लगता है तो हम काफ़ी कूल, मतलब ठंडा महसूस होने लगता है, कंबल वम्बल ओढ़ने का ज़रूरत पड़ जाता है। तो 173 डिग्री नेगेटिव टेम्परेचर जब होगा तब हमारी क्या हालत होगी। तो निश्चित रूप से मून पे जाके रहना जहाँ पर हवा भी नहीं है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से 1/6 टाइम्स होता है, 1/6 गुना कम होता है। तो उस मून में इतना ताकत ही नहीं है कि वो गैस को, एटमॉस्फेयर को होल्ड कर सके। मतलब गैस की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि बेचारा वो मून से बाहर निकल के भाग जाता है। और अर्थ का ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा है कि वो गैस को भागने नहीं देता है, वो गैस को पकड़ के रखता है। उसी की वजह से ये हमारे धरती पे एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं और हम लोग जिंदा हैं। तो इस चीज़ पे भी, इंटरेस्टिंग चीज़ पे ध्यान दीजिए कि मून पे जाके हम बस्ती बसाने की तो सोचते हैं, लेकिन
ये काफ़ी कॉस्टली चीज़ होगा और ये कब हम मून पे ऐसा चीज़ करेंगे। बल्कि मैं तो यहाँ यह कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमको यार ये धरती को ही सुंदर बनाना चाहिए, मून को, मार्स को, इवन एलोन मस्क जी से भी मैं कहूँगा कि जो आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं मार्स पे जाने के लिए, मून पे जाने के लिए, वहाँ पे बस्ती बसाने के लिए, उससे बहुत ही कम खर्चे में हम इस पृथ्वी को बहुत सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली ला सकते हैं। जितने भी खाली जगह हैं, मैं तो कहता हूँ उन सभी जगहों पे पेड़ पौधे हमको लगा देना चाहिए। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भैया पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करो। खासकर इंडिया के लोगों को समझाना चाहिए कि पॉपुलेशन भैया कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जाके हम इस धरती को सुंदर बना सकते हैं, इस धरती को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त कर सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। उसके आगे दोस्तों देखिए मेकिंग मटेरियल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सूरज का मेकिंग मटेरियल क्या है। सूरज में सिर्फ गैस है। गैस क्या है यार, उसको फोर्थ स्टेट बोलते हैं। मतलब वहाँ गैस भी इस स्टेज में है कि वहाँ पर मतलब ये काफ़ी साइंस की डेप्थ की बात हो जाएगी। वहाँ पे हमेशा हाइड्रोजन एटम के बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। एक होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराए और पानी बन गया, H2O बन गया। उसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में थोड़े से मिक्स हो जाते हैं, थोड़ा सा बॉन्डिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल घूमते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ शेयरिंग हो जाता है, कुछ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को मिल जाते हैं या हाइड्रोजन के मतलब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल जस्ट दोनों में समझौता हो जाता है कि यार हम भी अधूरे हैं, तुम भी अधूरे हो, हम दोनों थोड़ा सा दोस्ती कर लेते हैं और दोनों मिलके आपस में जुड़ जाते हैं और पानी बन जाता है। लेकिन दोनों का जो न्यूक्लियस है, जिसमें जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, इसमें न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों का न्यूक्लियस में कोई डैमेज नहीं होता है। वहीं पर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस डैमेज हो जाते हैं, दोनों के न्यूक्लियस मर्ज हो जाते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक साथ अब घूमना शुरू कर देते हैं। मतलब 2 हाइड्रोजन एटम मिल के क्या होंगे, हीलियम बन जाएंगे और दोनों का प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है दोनों मर्ज हो गए और इलेक्ट्रॉन जो है अब दोनों के इलेक्ट्रॉन एक साथ एक एटम में घूम रहे हैं और जो कि हीलियम बन जाता है। और उस प्रोसेस के दौरान काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी से ये सन इतना हॉट है और उसी हीट से, उसी लाइट से हम भी जिंदा हैं, क्योंकि वही हीट और लाइट हमारे पास पहुंचता है और उसी हीट और लाइट से हम लोग भी ताकत मिलता है, गर्मी मिलता है, उसी से हम जिंदा रहते हैं। और इसी कारण तो सूरज को हम लोग फादर समान समझते हैं, पिता समान समझते हैं। सूरज को साल में हम लोग एक बार पूजा प्रार्थना करते हैं, छठ पूजा के दिन, खासकर बिहार और यूपी के लोग। और मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों, मुझे तो जब भी थोड़ा सा ध्यान आता है सूरज को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरा पता नहीं थोड़ा सा एक मैं नमस्ते करता हूँ एक तरह से समझिए, तो मेरे अंदर से एक श्रद्धा पैदा होता है सूरज को देख के। मैं तो समझता हूँ दोस्तों, जो हम लोग जैसे भगवान की बात करते हैं ना, मैं तो कहता हूँ धर्म, दर्शन, अध्यात्म में जितने भी भगवान की बातें हैं ना, सबको छोड़ दो, सिर्फ सूरज को ही भगवान समझ लो यार। सन इज गॉड या नेचर इज गॉड। जैसे कि नेचर को हम लोग गॉड समझते हैं, लेकिन इस नेचर को एनर्जी कौन दे रहा है? सन दे रहा है भाई। तो सन को ही गॉड समझ लेते हैं। सन की वजह से तो हम लोग हैं भाई, सन की वजह से अर्थ है, अर्थ में से मून निकला है, तो यही तो सर्वे सर्वा तो सन ही है। तो सन को ही हमको सर्वे सर्वा समझना चाहिए, सन को ही गॉड समझना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर सिंपल वे में समझो कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं सन को, मुझे भगवान को दिखाओ, भगवान वही है, सूरज को देख लो, वही भगवान है। और क्या ये, और बाकी जो किताबों में लिखा है ना, जो धर्म, दर्शन, अध्यात्म कहता है ना, और हजारों जो धर्म हैं, जैसे गौतम बुद्धा का भी एक धर्म है, बौद्ध धर्म, हिंदू का धर्म है, जिसके कृष्ण को हम लोग जैसे भगवान मान लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे धर्म है ना, वो धर्म को मैं कहता हूँ कि छोड़ो, धर्म में कुछ नहीं है, सूरज को ही भगवान सपोज कर लो। जितने भी इस धरती के लोग हैं, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे लड़ाई झगड़े बंद करो यार, सूरज को ही भगवान सपोज कर लो, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों पृथ्वी की बात करते हैं। तो पृथ्वी पे तो हम लोग जिंदा हैं, पृथ्वी पे हम लोग देख ही रहे हैं कि पृथ्वी पे क्या है। पृथ्वी पर मिट्टी है। पृथ्वी के अगर मटेरियल की बात करें तो बहुत सारे इसमें मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, एयर है, वाटर है, और बहुत सारे अगर मॉलिक्यूल्स और एटम्स के हिसाब से बात करेंगे तो एल्युमिनियम है, आयरन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स है। लगभग 100 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं।
और उन्हीं से बहुत सारे मॉलिक्यूल बने हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल में से हम भी एक मॉलिक्यूल हैं भाई, हम भी एक तरह के एटम हैं, हमारा भी पूरा बॉडी जो है एटम से बने हुए, तो हम भी एक तरह के मॉलिक्यूल हैं। और दोस्तों जब जब अर्थ से ही मून बना है, तो मून का भी जो मटेरियल है वो भी लगभग अर्थ के ही जैसा है। वहां पे भी हम जाके क्या पता करते हैं भाई, यही पृथ्वी के जैसे, जो पृथ्वी में जो मटेरियल है वही सब चीज मिलता है, वहां और क्या मिल सकता है। सुनते हैं कि थोड़ा सा पानी मिला है, तो थोड़ा सा पानी मिलने से क्या हो जाएगा भैया, उस थोड़े से पानी से हम क्या पिएंगे और क्या नहाएंगे, बोलते हैं ना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो उस थोड़े से पानी से क्या होने वाला है। अगेन वही मैं बोलूंगा कि यार पृथ्वी को ही हम जितना सुंदर बना सकते हैं हमको बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।